प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने लास्ट में ज्यूटेराइन पर छोड़ा था, उसी की हम आज डिटेल में बात करते हैं। इससे पहले कल हमने बात की थी अमीनो अम्लों के गुणधर्मों के बारे में। तो जैसा कि अपन ने कल बात की थी कि अमीनो अम्ल, हालांकि ऐसा महसूस होता है कि यह सहसंयोजक प्रवृत्ति के होते हैं और सहसंयोजक गुणधर्म दर्शाते हैं, पर हमने फिर बात की थी कि सहसंयोजक यौगिकों के गुणधर्म न दर्शाकर यह आयनिक यौगिकों के गुणधर्म दर्शाता है। जैसे जल में विलय होना और अध्रुवीय विलायकों में अविलय होना। तो इस तरह से हमने बात की थी। और इसी तरह से इनका डायपोल मोमेंट है वो ज़्यादा होता है ना, अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण का मान इनका अधिक होता है और इसी तरह से इनके गलनांक के मान भी अधिक होते हैं। ये सारे जो गुणधर्म हैं ये आयनिक यौगिकों के हैं। तो उसको समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक काम में लिया है। यहाँ इस संरचना में देखिए, जो एमिनो अम्ल RCH NH2COOH, इसको हमने दिखाया है COOH ग्रुप से एक H को रिप्लेस करके एमीन पर भेजा और इस तरह से बन गया NH3 पॉजिटिव और उधर COO नेगेटिव। इस तरह से कार्बोक्सिलेट आयन। इस संरचना के द्वारा एमिनो अम्लों के गुणधर्मों के बारे में समझाया जा सकता है। जैसे ये आयनिक यौगिक है, आयनिक संरचना है और आयनिक संरचना होने के कारण से आयनिक विलायकों में विलय होगी। जैसे जल है, अल्कोहल है, इनमें विलय है। जबकि अनायनिक विलायक जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, इन यौगिकों में अविलय होंगे। इस तरह से डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान भी इनका अधिक होता है, क्योंकि आयनिक संरचना है और आयनिक संरचना होने के कारण से डायपोल मोमेंट इनका अधिक होगा। इसी तरह से ये कार्बनिक विलायकों की जैसे अपन ने बात की थी कि अविलय होंगे। और इसी तरह से जो भी सारे जितने भी मतलब हम जो आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों की बात करते हैं वो सब इससे समझाए जा सकते हैं। अब इस संरचना को यदि हम देखें तो इस संरचना में देखिए अमोनियम और ये कार्बोक्सिलेट आयन। तो यहाँ पर ये अम्लीय गुण दर्शाएगा और कार्बोक्सिलेट आयन क्षारीय गुण दर्शाएगा। जबकि अपन अब तक क्या मान रहे थे कि NH2 क्षारीय प्रकृति का है और कार्बोक्सिलेट आयन अम्लीय प्रकृति का है, कार्बोक्सिलिक अम्लीय प्रकृति का है। हम इस NH3 पॉजिटिव के अम्लीय गुण की और कार्बोक्सिलेट आयन के क्षारीय गुण की व्याख्या समीकरण के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे देखिए NH3 पॉजिटिव CH और यहाँ पर हम कोई भी H को रिप्लेस कर सकते हैं और COO नेगेटिव। जब जलीय विलयन लिया तो जलीय विलयन में देखिए क्या हुआ, यहाँ से NH3 पॉजिटिव से एक H+ आयन निकल कर वाटर ने ले लिया और हाइड्रोनियम आयन बना लिया। तो इस संरचना में एमिनो एसिड ने किसका काम किया, अम्ल का, और वाटर ने प्रोटॉन लिया, इसका मतलब इसने क्षार का काम किया। तो ये अम्ल, ये क्षार। यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ पर ये यौगिक H पॉजिटिव लेगा और H पॉजिटिव लेगा, इसका मतलब किसका काम करेगा, क्षार का, है ना। और यहाँ पर ये H पॉजिटिव देगा, इसलिए ये काम करेगा अम्ल का। तो इस तरह से देखिए, ये अम्ल का काम कर रहा है तो ये क्षार का काम कर रहा है। तो ये अम्ल क्षार युग्म भी हम इन दोनों यौगिकों को मान सकते हैं। इस तरह से वाटर और हाइड्रोनियम आयन, इसमें देखिए इसमें भी एक H+ का अंतर है। यहाँ पर इसने प्रोटॉन लिया और ये प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है, इसलिए हम इसको प्रोटॉन लेगा, इसका मतलब क्षार मानेंगे, और ये प्रोटॉन देगा, इसलिए हम इसको अम्ल मानेंगे। तो ये भी अम्ल क्षार युग्म हो गया। तो ये समीकरण बताती है कि एमिनो अम्ल में NH3 पॉजिटिव अम्ल का काम करता है। अब इस समीकरण को देखिए, NH3 CH2COO, N+ है, COO नेगेटिव है। जलीय विलयन में देखिए यहाँ पर क्या हुआ, वाटर से इस कार्बोक्सिलेट आयन ने एक प्रोटॉन ले लिया और एक प्रोटॉन लेने से इसका मतलब इसने प्रोटॉन लेने का क्या हुआ,
प्रोटॉन ले रहा है ये, इसका मतलब ये क्षार का काम करेगा। और ये कौन है, ये प्रोटॉन दे रहा है, ये अम्ल का काम करेगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, अब ये नेक्स्ट इक्वेशन में क्या करेगा, यहाँ OH ये प्रोटॉन लेने की क्षमता रखता है, इसलिए क्षार का काम करेगा और ये अम्ल का काम करेगा। तो यहाँ से देखिए क्षार अम्ल, और इसी तरह से यहाँ देखिए H2O और OH, इसने प्रोटॉन दिया, ये अम्ल है तो ये क्षार है, ये भी संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म बन जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए कि यदि किसी अमीनो अम्ल में, अब अपन ने यहाँ बात की कि कार्बोक्सिलेट आयन क्षार का काम कर रहा है और NH3 पॉजिटिव अम्ल का काम कर रहा है, और दूसरी संरचना में हम क्या मान रहे हैं कि NH2 क्षार का काम कर रहा है और COOH अम्ल का काम कर रहा है। तो अब यदि प्रतिद्वंदिता आती है कि जो NH3 पॉजिटिव है और जो COOH है, इन दोनों में यदि प्रतिद्वंदिता है तो इसमें हम COOH को ही अम्ल के रूप में मानेंगे, न कि NH3 पॉजिटिव को। इसी तरह से बात आती है COOH और COOH और NH3 पॉजिटिव की, तो यहाँ पर भी देखिए ऐसा ही है। इस प्रकार से हम ये देखें तो अम्लीय माध्यम में अमीनो अम्ल क्षार की भांति काम करते हैं और दुर्बल अम्ल का ये निर्माण करते हैं। जैसे इस इक्वेशन में देखिए NH3 पॉजिटिव, CH2COO नेगेटिव और H3O पॉजिटिव, ये अम्लीय माध्यम हो गया। तो यहाँ पर इसने क्या किया, इस अम्ल से प्रोटॉन लिया, यहाँ से प्रोटॉन लिया और ये देखिए COOH बन गया। तो ये प्रबल क्षार का काम करेगा, तो इसका ये दुर्बल अम्ल हो गया। इसी तरह से इस वाटर में देखिए हाइड्रोनियम आयन में इसने प्रोटॉन दिया तो ये अम्ल का काम करेगा, तो इसका संयुग्मी क्षार कौन होगा, H2O। हम जैसे कि लोअर क्लास में बात भी की थी कि संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म में एक प्रोटॉन का अंतर होता है, उनमें एक प्रबल होता है तो दूसरा दुर्बल होता है। वो हम यहाँ पर महसूस भी कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब यहाँ पर देखिए, जैसे अब हमने यहाँ पर माध्यम क्षारीय कर दिया, तो क्षारीय कर दिया तो ये प्रबल क्षार का काम करेगा, है ना। यहाँ से ये जो अम्ल का काम करेगा, जो ड्यूटेराइन संरचना है, ये यहाँ NH3 पॉजिटिव से एक प्रोटॉन देगा। प्रोटॉन कौन ले लेगा, OH। इसके प्रोटॉन देने से ये क्या बन गया, NH2, और OH के प्रोटॉन लेने से क्या बन गया, H2O। तो ये प्रबल क्षार है तो इसका संयुग्मी क्षार दुर्बल हो गया। तो इस प्रकार से प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार दुर्बल होगा और दुर्बल अम्ल का संयुग्मी क्षार प्रबल होगा। तो इस प्रकार से ड्यूटेराइन संरचना की डेफिनेशन दी जा सकती है। हम जैसे अभी पीछे बात कर रहे थे कि COOH और NH3 पॉजिटिव में प्रतिद्वंदिता है, तो वास्तव में अम्लीय समूह कौन माना जाएगा, COOH ही। क्यों, क्योंकि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka है वो COOH के लिए ज़्यादा होता है, न कि NH3 पॉजिटिव के लिए, इसलिए COOH ही माना जाएगा। ये तो कुछ गुणधर्म हैं जिनको समझाने के लिए हमने इसका उपयोग किया है। इसी तरह से बात करते हैं कि NH2 जो क्षार का काम करता है और उधर COO नेगेटिव क्षार का काम करता है, तो वास्तव में तो NH2 ही क्षारीय प्रकृति का होता है। क्यों, क्योंकि उसके Kb का मान ज़्यादा होता है और इसलिए वास्तव में हम उसी को क्षार का रूप में मानेंगे। ओके।